आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। सावित्री, अच्छा जी अब तो उठ जाइए। सावित्री बात पूरी करती उससे पहले ही सचिन वहां एकदम से आ जाता है। वह उन दोनों को देख लेता है। सावित्री हड़बड़ाहट में उठ जाती है और विवेक भी उठकर बैठ जाता है। सचिन वापस जाने लगता है पर विवेक उसे रोक लेता है। विवेक, बोल, क्या कहना है? सचिन सावित्री की तरफ नाराजगी से ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। विवेक उसे देखकर समझ जाता है सचिन कुछ कहे उससे पहले ही वह सावित्री को भेजने की कोशिश करता है। विवेक, सावी, वो कुर्ता कहाँ है जो तुमने अपने देवर के लिए बनाया है? सावित्री सोचकर बोलती है। सावित्री, वो तो वहीं नीचे कमरे में रखा है, उस पर कढ़ाई की है थोड़ी सी, अभी भेजती हूँ। जाते जाते सचिन के सिर में प्यार से हाथ मारते हुए, आज वही कुर्ता पहनना सच्चू। सचिन कुछ कहता उससे पहले विवेक बोल पड़ता है। विवेक, उसके साथ जो चूतिया लाई थी वो भी भेजना, कुछ याद करते हुए। सरिता भी आने वाली है, खाने पीने का थोड़ा देख लेना। सावित्री हाँ में सिर हिलाती हुई वहां से चली जाती है। वह सब लेकर वापस आने वाली थी कि सरिता वहां पहुंच जाती है। वह लगभग दौड़ते हुए उसे गले लगाती है पर आज उसे सरिता का गले लगना औपचारिकता जैसा लगा। वह कुछ कहती उससे पहले ही किसी ने उसे काम के लिए आवाज दी। वह अपने हाथ का सामान सरिता को देती है और सचिन को देने का बोलकर फिर से काम में व्यस्त हो जाती है। तय समय पर लड़की वाले आते हैं, उनके साथ साथ ही सावित्री के घर वाले भी आते हैं। वह उनका स्वागत करती है और उन्हें जलपान कराती है। इन सब में उसे सरिता और सचिन कहीं दिखाई नहीं देते। उसे लगता है कि दोनों लगन की रस्म के लिए तैयार हो रहे हैं। वह अपने काम में व्यस्त हो गई। लगन की रस्म शुरू हो जाती है। वह वहां जाती है और दूल्हे की जगह विवेक को देखकर चौंक जाती है। कुछ बोल नहीं पाती और खड़े खड़े गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सावित्री की आंख खुलती है। वह चारों तरफ देखती है। वह अपने कमरे में है। वह सोचती है क्या हुआ उसे। उसे याद आया कि उसने विवेक को दूल्हे की जगह देखा था। उसे अपनी आंखों से देखे हुए पर यकीन नहीं आ रहा। उसे याद आता है कि कैसे सुबह ही तो विवेक उससे प्यार जता रहा था। वह खुद को समझा रही है। सावित्री खुद से, शायद कोई पूरा सपना देख लिया है मैंने। कितने दिन हो गए हैं भाग दौड़ करती, थकान हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं नहीं। कितने साल हमने साथ बिताए हैं। ऐसे ही एक दिन का रिश्ता थोड़ी है। हमारा रिश्ता तो जन्म जन्म का है। कोई खेल थोड़े ही है जो आज इससे कर ली और कल से किसी दूसरे से कर ली। और मेरा पति तो जान देता है मुझ पर। थोड़ी देर दिखाई नहीं देती तो सावी सावी की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। नहीं नहीं, तुमने गलत देखा है। हमारे बीच में किसी तीसरे के आने की जगह ही नहीं है। पूरा सपना देख लिया है। खुद से इतना कहकर वो याद करने लगती है वो एक एक पल जो उसने और विवेक ने साथ बिताए हैं। उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह अपने आप से सवाल जवाब कर रही है। एक अनकही सी उलझन खुद से ही खुद के ख्यालों से लड़ रही है। समझने की कोशिश कर रही है पर यकीन नहीं कर पा रही। बार बार खुद से कह रही है देखने में गलती हो गई है, ये शायद पूरा सपना देख लिया। वह अपनी उलझन में उलझी है तभी उसे दरवाजे पर आहट सुनाई दी। वह उस तरफ देखती है। विवेक अंदर आता है। उसके हाथ में पानी का ग्लास है। वह आकर सावित्री के पास बैठता है। सावित्री यूं ही बैठे बैठे उसके गले लग जाती है। विवेक उसे ऐसे ही गले लगाए हुए उसके सर पर हाथ फेरता है। विवेक, सावी, तुम ठीक हो ना? सावी विवेक को और कसकर पकड़ लेती है, जैसे छोड़ देगी तो वो कहीं चला जाएगा, और एक सांस बोलने लगती है। सावित्री घबराहट में, बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सो गई थी तो बहुत बुरा सपना देखा। मैं भी ना, मुझे लगा तुम वहां नीचे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम तो बोलते बोलते बीच में रुक जाती है। सावित्री की नजर विवेक के गले में पहनी नई सोने की चेन पर पड़ी। वह चौंक जाती है। वह सीधे बैठती है, हैरान होकर विवेक को देखती है। उसकी जबान हिल नहीं पा रही है, कुछ बोल नहीं पाती है सावित्री। विवेक गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए, बाद में बात करना, पहले थोड़ा पानी पी लो। पानी का ग्लास उठाकर सावित्री की तरफ बढ़ाता है। सावित्री उसके हाथ की तरफ देखती है। उसके हाथ में सोने की अंगूठी चमक रही है।
जो अंगूठी सावित्री से शादी के वक्त पहनाई गई थी और जिसे वह हमेशा पहनकर रखता था, आज वो नहीं थी। उसकी जगह नई अंगूठी है। सावित्री जैसे जम हो गई। वह कहना चाहती है, पूछना चाहती है, पर बोल नहीं पा रही है। उसके अंदर बहुत शोर है, विचारों का, सवालों का तूफान चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। अंदर ही अंदर खुद से बहुत लड़ी और सिर्फ इतना ही बोल पाई, सच है, ये सपना नहीं था। सावित्री के अंदर तूफान उमड़ रहा है। वह खुद से ही लड़ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा क्या सच है, क्या सपना। वह बस अपने आप को यकीन दिलाना चाहती है कि उसने जो देखा वह सब बुरा सपना है, जो आँख खोलती ही गायब हो जाएगा। जब विवेक उसके पास आकर बैठ गया तो वो उससे किसी बच्चे की तरह लिपट गई। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या बोले, क्या पूछे। वह अपनी जगह पर ऐसे बैठी है जैसे उसमें अब जान नहीं। विवेक, सावी, तुम काम करके थक गई हो, इसीलिए तुम्हें चक्कर आ गए। मैं तुम्हारे लिए ग्लूकोज का पानी लाया हूँ, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। विवेक उसके गालों को प्यार से सहलाने लगा। सावित्री उसकी तरफ हैरानी से देख रही है। वह हैरान है कि कैसे विवेक इतना शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि विवेक को उसने सच में वहां देखा। इसका मतलब विवेक दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन क्यों? सावित्री और विवेक के बीच तो सब सही है। उसने कभी विवेक की कोई बात नहीं टाली, कभी उसने विवेक की बात पर पलटकर जवाब नहीं दिया। जब से वह शादी करके आई है, उसने अपने ससुराल में सबके पूरे मन से सेवा की है। विवेक से जुड़े हर रिश्ते को उसने दिल से अपनाया है। कभी विवेक से कोई सवाल नहीं पूछा, जहाँ तक उसे याद आ रहा है। विवेक हमेशा उसकी तारीफ करता है, उससे खुश रहता है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि विवेक दूसरी शादी कर रहा है? और उसने इस बारे में सावित्री से पूछना तो बहुत दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा। सावित्री सोच में पड़ गई। इस शादी में हिस्सा लेने सभी जानने वाले रिश्तेदार, सास ससुर, देवर, उसके खुद के घर वाले, आस पड़ोस वाले सब शामिल हो रहे हैं। तो क्या सबको इस बारे में पता था? पर किसी ने उसे नहीं बताया, किसी ने इस बात का विरोध नहीं जताया। एक पत्नी के होते हुए वह दूसरी शादी कर रहा है, इस पर किसी ने विरोध नहीं किया। पर क्यों? और विवेक अब भी उससे इस तरह बर्ताव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सावित्री अपने ही ख्यालों में है, खुद से सवाल कर रही है, पर जवाब उसे समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है यह? विवेक दूसरी शादी क्यों कर रहा है? अगर वह दूसरी शादी कर रहा है तो सावित्री, वह क्या करेगी? वह खोई हुई है। वह विवेक की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आई। विवेक, क्या सोच रही है? पानी पी ले। जब शरीर में ताकत ही नहीं बचेगी तो तुम अपने काम कैसे करोगी? सावित्री हैरान होकर उसे घूरते हुए देख रही है। सावित्री अपने मन ही मन सोचने लगी, यह दूसरी शादी कर रहा है और अपनी पहली पत्नी से अपनी शादी का काम करवा रहा है। इतने सालों तक लगता रहा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। सब कहते हैं कि मैं अपने पति की जान हूँ, तो आज ऐसा क्या हो गया? क्या बदल गया जो उसका पति ऐसा कर रहा है? विवेक मुस्कुराते हुए फिर बोला, विवेक, क्या हुआ है? इतनी चुप क्यों हो तुम? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी चुप्पी अच्छी नहीं लगती। सावित्री उसे देखे जा रही है। विचारों की एक लड़ाई वह खुद से ही लड़ रही है। बहुत हिम्मत करके वह बोली, तुम दूसरी शादी कर रहे हो? विवेक ने मुस्कुराते हुए चेहरे पर अचानक गंभीरता दिखाई देने लगी। विवेक, हाँ। सावित्री, तो मैं कहाँ जाऊंगी? विवेक, तुम्हें कहाँ जाना है? ये घर तुम्हारा है, यहीं रहना है। सावित्री फिर सोच में पड़ जाती है। आखिर विवेक क्या कहना चाहता है? अगर वह उसके साथ रहना चाहता है तो दूसरी शादी क्यों कर रहा है? उसके मन में कुछ पलों में ढेर सारे सवाल उमड़ गए, जिनके जवाब सिर्फ उसका पति विवेक ही दे सकता है। उसने अपने मन ही मन फैसला किया कि वो इस बारे में अभी बात करेगी। सावित्री, पर ऐसा कैसे हो सकता है? विवेक, क्यों नहीं हो सकता? जैसे तुम बाकी सबके साथ रहती हो, मिलजुल कर प्यार से, उसके साथ भी रहना वैसे ही। जैसे अब तक सबके साथ सब कुछ बांटा है, उसके साथ भी बांट लेना। तुमने ही कहा था कि आने वाली को छोटी बहन की तरह रखोगी, फिर क्या बदल गया? सावित्री विवेक की बात सुन सुनकर बिल्कुल सुन रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि विवेक ऐसा कैसे कर सकता है। सावित्री भारी आवाज में, एक औरत बेटे के प्यार को माँ बाप से बांट सकती है, भाई के प्यार को भाई बहन से बांट सकती है, सब कुछ बांट सकती है, पर पति का प्यार किसी से नहीं बांट सकती। सावित्री की आंखें भर आती हैं। कहते कहते वह विवेक की तरफ देखती है। विवेक के चेहरे पर उसे कोई भाव नहीं दिखाई देते। सावित्री, तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कौन सी कमी छोड़ दी, कौन सी गलती कर दी जो तुम ये सब कर रहे हो? विवेक,
कोई गलती नहीं की तुमने। सावित्री, तो क्यों क्यों करना चाहते हो तुम दूसरी शादी? मैं तुम्हें किसी और से शादी करते हुए देखूं, मेरी क्या जगह रह जाएगी तुम्हारी जिंदगी में? सावित्री शिकायती लहजे में जोर से बोलती है। विवेक, तुम बेकार में चिंता कर रही हो, हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता। मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सावित्री चिढ़कर, तो क्यों कर रहे हो दूसरी शादी? विवेक, बच्चों के लिए। विवेक ने बहुत लापरवाही से कहा और सावित्री उसे देखती ही रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विवेक, सावी, मेरे जीवन में जो तुम्हारी जगह है वो कोई नहीं ले सकता। हमारे बीच में कभी कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारे साथ हर जन्म में चाहता हूँ। तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली हो, ये मेरा सौभाग्य है। तुम्हारे जैसी पत्नी नसीब से मिलती है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समर्पण, पूरा जीवन वार सकता हूँ तुम पर। लेकिन सावी, जीवन में पति पत्नी के प्यार के अलावा भी कुछ और होता है जो जरूरी है। प्यार से जीवन नहीं चलता सावी, जीवन में संतान होना भी जरूरी है। सावित्री, मैं भी चाहती हूँ हमारे बच्चे हों। विवेक, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगी, तभी तो मैंने ये फैसला लिया है। मुझे पता था तुम मेरा साथ दोगी। सावित्री, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे हों, पर इसके लिए तुम मेरा हक, मेरी जगह किसी और को दे दोगे। विवेक, न उसे तुम्हारा हक मिलेगा, ना ही तुम्हारी जगह। सावित्री ने सुना तो उसे बड़ी हैरानी हुई। सावित्री, बच्चों के लिए तुम क्या जरूरत है दूसरी शादी की? क्या हमारे बच्चे नहीं हो सकते? विवेक, इतने सालों में हो जाते अगर होने होते। जिस लहजे में विवेक ने यह बात कही, सावित्री खुद को ठगा सा महसूस करने लगी। उसके तन बदन में आग सी लग गई। वह यही सोचती रह जाती है कि विवेक ने ऐसा कैसे कह दिया। सावित्री गुस्से में, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं कभी मां नहीं बन सकती? तुम करना चाहते हो कि मैं बांझ हूं? विवेक, सावी, मैंने ऐसा नहीं कहा। सावित्री तेज आवाज में, कहा नहीं तो क्या, मान तो लिया है। विवेक, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। जैसे सबके बच्चे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हों, मैं उन्हें प्यार करूं, लाड करूं। जब सरिता या रंजन के बच्चे आते हैं तो घर में किलकारियां गूंजने लगती हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लगता? बच्चों को देखकर तुम्हारे मन में नहीं आया कभी कि तुम्हारा भी कोई बच्चा हो? सावित्री, चाहती हूँ, कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे ना हो, सबको चाहिए, पर। विवेक, पर अब तक हुए ही नहीं। सावित्री, तो तुम्हें लगता है कभी नहीं होंगे? विवेक, पता नहीं, बस मुझे अपने बच्चे चाहिए अब। सावित्री, तो उसके लिए ये तरीका खोजा है तुमने? गहरी सांस लेती है। अगर ऐसा ही है, इतना ही बेचैन हो तो बच्चा हम गोद भी तो ले सकते हैं। विवेक, क्यों किसी और का बच्चा गोद ले हम? मुझे अपना बच्चा चाहिए जो मेरा खून हो। सावित्री, हम गए थे ना डॉक्टर के पास, तुमने वही तुम्हारे सामने ही तो कहा था कभी ऐसा हो जाता है। दवाई खा रही हूँ मैं समय पर, डॉक्टर ने भी यही कहा है, मुझ में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर ने बस कुछ ताकत की ही दवाई दी है, और तुमसे भी तो कहा है कि एक बार चेकअप करवा लो तुम भी, शायद। विवेक बीच में बात काट देता है। विवेक चिढ़कर, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं मर्द हूँ, मर्द में कोई कमी नहीं होती। सावित्री उसकी तरफ हैरानी से देखती है और सोचती है कि अब तक जिस विवेक के साथ वह रह रही थी, क्या सच में ये वही है? विवेक सख्त लहजे में, मुझे पता है मुझ में कोई कमी नहीं है। उस डॉक्टर को कुछ नहीं पता, जब वो तुम्हारा इलाज नहीं कर पाई तो उसने ऐसे ही बोल दिया होगा। सावित्री हैरान होकर, कैसे बातें कर रहे हो तुम? इसमें औरत और मर्द की क्या बात है? इंसान का शरीर है यह, अंदरूनी कमी हो जाती है, एक बार तुम चेकअप तो करवाओ। हो सकता है मेरी तरह तुम्हारे भी हार्मोन्स में कोई दिक्कत हो। विवेक सख्त लहजे में, कह दिया मुझे नहीं कराना चेकअप, कोई कमी नहीं है मुझ में। गहरी सांस लेकर, देख सावी, इन बातों से कुछ नहीं निकलेगा। सदियों से होता आया है ऐसा, जब एक पत्नी से संतान सुख नहीं मिलता तो दूसरी शादी की जाती है। ये शादी मैं सिर्फ बच्चों के लिए कर रहा हूँ। सावित्री गुस्से में, बच्चों का बहाना बनाकर तुम मेरे लिए सौतन ला रहे हो। विवेक, कोई सौतन नहीं ला रहा हूँ। सावित्री हैरान होकर विवेक की तरफ देख रही है। एक औरत के साथ इतने साल बिताने के बाद भी वह ऐसे बात कर रहा है, और दूसरी शादी जिससे वह शादी करके लाने वाला है उसे भी वह मशीन समझ रहा है। सावित्री को ऐसा लग रहा है जैसे उसके आत्मसम्मान को तार तार किया जा रहा है।
वह बौखला सी गई। उसे कभी नहीं लगा था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर उसका पति इस तरह से बात करेगा उससे। सब लोग उसके प्यार और रिश्ते को देखकर उन दोनों को राम सीता और राधा कृष्ण कहते रहे हैं, पर क्या सच में ऐसा था? वह खुद से ही सवाल करने लगी। उसके लिए विवेक का ये रूप किसी सदमे से कम नहीं था। जीवन साथी तो एक दूसरे की कमियों को ढककर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो एक जरा सी बात पर विवेक ने बिना कुछ कहे ही जिंदगी भर के लिए एक लांछन लगा दिया। विवेक ने दूसरी शादी करते ही वो पूरी दुनिया के सामने बांझ साबित हो जाएगी। विवेक ने एक बार उसके साथ बात करना भी जरूरी नहीं समझा और खुद ही फैसला कर लिया दूसरी शादी का। उसने कभी किसी भी बात में विवेक की मर्जी के बिना दखल नहीं दिया, उनकी हर बात मान ली। इसका मतलब यह तो बिल्कुल नहीं कि विवेक हर सही गलत बात में मनमानी करे। इस फैसले में बिना सावित्री की सहमति के कैसे इतना आगे बढ़ गया विवेक? कुछ दिनों में दूसरी शादी कर लेगा। घर में रिश्तेदारों तक को न्योता भेजकर बुला लिया, पर सावित्री, जिसका सबसे पहला हक था और जरूरी था, उसे सब हो जाने के बाद पता लगा। सावित्री के मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा है। यह उसके आत्मसम्मान पर चोट है सरासर। सावित्री अपने आप को संभालकर फिर बोलती है, तुमने बिना मेरी अनुमति के, बिना मेरी सहमति के ये कैसे फैसला ले लिया? एक औरत को औलाद के बिना अधूरा कहा जाता है। मेरे मन में भी टीस उठती है। जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि काश मेरे भी बच्चे हों। ये मेरे हाथ में तो नहीं है। जब डॉक्टर ने कह दिया मुझ में कोई कमी नहीं है तो नहीं है, तो भी तुमने ये फैसला ले लिया बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए। शादी तो दो लोगों का रिश्ता होता है, पर मैं हूँ कहाँ? विवेक, देखो, मैं तुमसे तेज आवाज में बात नहीं करना चाहता। बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, तुम्हें पत्नी के रूप में पाना वाकई में खुशनसीबी है। तुम्हें मैंने कह दिया, यह शादी सिर्फ बच्चों के लिए कर रहा हूँ। वह सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन होगी मेरे लिए। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकती। तुम्हारे साथ में जैसा था वैसा ही रहूंगा। तो इन बातों का कोई मतलब ही नहीं। जब तुम्हारे मेरे बीच कुछ बदल ही नहीं रहा तो पूछना और बताना का क्या मतलब है? आज तक मैंने तुम्हें कोई कमी नहीं होने दी, आगे भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये बात मैंने सबको समझा दी थी जब इस रिश्ते की बात हुई थी। तुम भी समझ लो। आज तक मैंने जितने भी फैसले लिए हैं सब इस घर के भले के लिए किए हैं। अब इस बात पर और बहस करने का कोई मतलब नहीं। जैसे अब तक इस शादी की तैयारियां कर रही थी वैसे ही आगे कर लेना। मैं फैसला कर चुका हूँ, खुश होकर करो या नाराज होकर, इसे मानना पड़ेगा। सावित्री, इतना ही आसान है तुम्हारे लिए है सब कुछ? इतने साल हमने साथ में बिताए हैं, वो अपनापन, वो प्यार, क्या सब झूठ था जो तुमने इतनी आसानी से सब तय कर लिया? जब से मैं ब्याह कर आई हूँ मैंने हर जिम्मेदारी पूरे मन से निभाई है। तुम्हारे माँ बाप को अपना समझकर पूरे मन से सेवा की है। तुम्हारे भाई को अपने छोटे भाई, अपने बच्चों की तरह लाड किया। तुम्हारी बहन को अपनी बहन, अपनी सहेली समझा। पर किसी ने मुझसे शादी के बारे में नहीं बताया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने भी मेरे लिए आवाज़ तक नहीं उठाई। यहाँ तक कि मेरे खुद के माँ बाप ने भी नहीं। मतलब मेरा कोई वजूद नहीं किसी की ज़िंदगी में। कुछ मायने नहीं मेरे होने हैं या ना होने के, सिर्फ इसीलिए कि मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई। तो तुमने एक झटके में सब खत्म कर दिया। तुम मानने को तैयार ही नहीं हो कि मुझ में कमी नहीं है, और ये शादी करके इस बात को सही साबित भी कर दोगे तुम। इसके बाद अगर बच्चे हो भी गए तो भी जो टूट गया है वो जुड़ नहीं पाएगा। मैंने कभी तुम्हारे फैसले में दखलंदाजी नहीं की, तुम्हारे फैसले के खिलाफ नहीं गई, पर यह नहीं मानूंगी कुछ सोचकर। अब बात रिश्ते की नहीं है, मेरे वजूद की, मेरे आत्मसम्मान की है। आज अगर मैंने कुछ नहीं किया तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाऊंगी। सावित्री इतना कहकर खड़ी होती है और कमरे से बाहर आ जाती है। अब उसे अपना वजूद खोजना ही होगा। कैसे वो गलत बात बर्दाश्त कर सकती है? उसने हर रिश्ते को पूरे मन से निभाया, पर जब बात उसकी जिंदगी की, उसके हक की है तो किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। किसी ने उसे अपना समझा ही नहीं। अब जब यहाँ उसका कोई है ही नहीं तो वो यहाँ कैसे रह सकती है? सोचते सोचते वह उस घर से चली जाती है जिसे वह अपना घर कहती थी। रात में वह अपने बैग में अपना सारा ज़रूरी सामान और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखती है और भोर होती ही दिल में दुखों का सागर लिए हुए सावित्री सब कुछ छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। अब सावित्री सबके लिए इतनी मामूली हो गई थी कि सुबह सावित्री को घर में ना पाकर कोई उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता, यहाँ तक कि उसके अपने माँ बाप भी नहीं।
सावित्री तो निकल पड़ी थी अपना अस्तित्व तलाश करने, अपना वजूद तलाश करने, अपनी नई मंजिल की ओर। ना जाने उसे ये नया सफर कहाँ ले जाएगा। चलते चलते सावित्री रेलवे स्टेशन पहुंचती है और एक ट्रेन में बैठ जाती है, बिना सोचे कि ये ट्रेन उसे किस मंजिल की ओर लेकर जाएगी। चलते चलते सावित्री पहुंच जाती है लखनऊ। एक नया शहर, नए लोग। सावित्री के मन में एक अजीब सा भय पैदा कर रहा था, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इधर विवेक का विवाह शिल्पा से बड़ी धूमधाम से संपन्न हो जाता है। वहाँ सब लोग बहुत खुश थे। विवेक भी आने वाले सुनहरे कल के सपने संजो रहा था, यह सोचकर कि अब शिल्पा उसका वंश आगे बढ़ाएगी। हालांकि शिल्पा सावित्री जितनी सुंदर नहीं थी, फिर भी संतान के मोहवश विवेक पर अब शिल्पा का ही खुमार चढ़ा हुआ था। उसके मन में सावित्री की यादें भी धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। उधर सावित्री के अस्तित्व की खोज उसे ले जाती एक आश्रम में, जहां उसके जैसी कई और महिलाएं मिली, जिन्होंने उसका ढाढ़स बंधाया। पढ़ी लिखी होने के कारण उसे जल्द ही पास के स्कूल में प्राइमरी टीचर की नौकरी भी मिल जाती है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी की गाड़ी अब पटरी पर आने लगती है। परंतु सावित्री को तो अभी और आगे जाना था। वहाँ शिल्पा जब से ब्याह कर आई थी, तब से घर का सुख शांति से वास्ता खत्म होने लगा था, क्योंकि शिल्पा का स्वभाव सावित्री से एकदम विपरीत था। जहां सावित्री ने कम उम्र में ही बड़ी समझदारी के साथ पूरा घर संभाल लिया था और पूरे 10 सालों तक पूरे तन मन से सभी परिवार वालों की सेवा की थी और सबकी चहेती बन गई थी, वहीं दूसरी ओर शिल्पा एक नंबर की कामचोर और बदतमीज लड़की थी। घर के किसी काम को वो हाथ न लगाती थी, ऊपर से अगर कोई कुछ कहे तो 100 बातें सुनाती थी। बड़ों का आदर सम्मान करना तो उसे आता ही नहीं था, परंतु संतान के मोह की वजह से अभी तक घर वाले उसकी सारी कमियां बर्दाश्त कर रहे थे। उन्हें तो बस उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान चाहिए थी। इंसान चाहे अपने मन को कितना भी समझाए, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें सावित्री जैसी सर्वगुण संपन्न बहू खोने का कहीं न कहीं एहसास भी होने लगा था। जहाँ एक तरफ भगवान की दया से सावित्री को प्रमोशन के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर शिल्पा और विवेक के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अभी भी शिल्पा से शादी के 5 साल बाद भी विवेक संतान के सुख से वंचित था और ये पीड़ा दिन रात उसे खाए जा रही थी। फिर सब घर वालों के समझाने के कारण विवेक अपना मेडिकल चेकअप करवाने पर मजबूर हो जाता है और जब सच्चाई सबके सामने आती है तो सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। चेकअप करवाने पर पता चलता है कि कमी विवेक के अंदर ही थी। बेचारी सावित्री को नाहक की उसकी गलती की सजा मिली जो उसने की ही नहीं थी। विवेक के पिता ना बन पाने की सच्चाई सामने आते ही शिल्पा अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मायके चली जाती है और विवेक के घर तलाक के कागजात भिजवा देती है, जिसे देख सब घर वाले और अधिक परेशान हो जाते हैं। अब विवेक और उसके घर वालों को दिमाग में हर पर एक ही बात घूम रही होती है कि सावित्री से अन्याय करने की सजा उनको मिल रही है। अब विवेक और उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपनी हीरे जैसे बहू के साथ बहुत अन्याय किया। उससे माफ़ी मांगने के लिए विवेक उसको तलाश भी करता है, उसके घर वालों से भी उसके बारे में पूछता है, मगर उसे क्या खबर थी कि अब सावित्री उससे बहुत दूर जा चुकी थी। सिवाय पछताने के अब विवेक और उसके घर वालों के पास कुछ भी नहीं बचता। वहीं दूसरी ओर सावित्री ने नौकरी करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी थी, जिसका फल भगवान ने उसको सरकारी नौकरी के रूप में दिया। सावित्री की अब एक इंटर कॉलेज में सरकारी नौकरी लग चुकी थी और अब उसने रहने के लिए किराए पर एक घर भी ले लिया था। सावित्री के साथ उसी कॉलेज में पढ़ने वाला उसका सहकर्मी मदन उसको मन ही मन पसंद करने लगा था। मदन काफी समझदार, खुले विचारों वाला, एक शांत स्वभाव का सुंदर नवयुवक था। एक दिन मौका देखकर उसने सावित्री को शादी के लिए प्रपोज करते हुए कहा, सावित्री, मैं तुम्हें अपने जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे माँ बाबूजी से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। सावित्री, मदन देखो, तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी और तुम्हारी काबिलियत के दिल से इज्जत करती हूँ, मगर विवाह जैसे बंधन से मेरा भरोसा उठ गया है और ना ही मुझे मर्द जात पर भरोसा है। सावित्री मदन का प्रस्ताव साफ साफ शब्दों में ठुकरा देती है, मगर मदन भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। वो लगातार सावित्री को समझाने की कोशिश करता रहा और आखिरकार मदन ने अपने अच्छे आचरण और स्वभाव से सावित्री को ये साबित कर ही दिया कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार मदन सावित्री को शादी के लिए राजी कर ही लेता है। अब सावित्री और मदन की शादी को 6 साल बीत चुके हैं और दोनों अपने 2 बच्चों, एक बेटा और एक बेटी के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दोनों बहुत खुश हैं। उधर विवेक सावित्री जैसे हीरे को खोकर सालों से पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है।